नमस्कार दोस्तों, एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास का डिस्कशन है पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ मार्क्स, जो कि सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क्स की जो थ्योरीज के जो डिफरेंट एलिमेंट है, बाकी के जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और एलियनेशन, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पार्ट 1 वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें इनके मार्क्स की थ्योरी के एक माइंड मैप हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द एंटायर थ्योरी इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्क्स क्या कहते हैं। कि मार्क्स ने यह कहा था कि प्रोडक्शन इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट, है ना। तो मार्क्स वाज ए मटेरियलिस्ट, और उन्होंने हीगल की जो आइडियलिज्म की जो थ्योरी है उनको कंट्राडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मटेरियलिज्म और इकोनॉमिक्स इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन इज द मेन थिंग व्हिच कंट्रोल्स द सोसाइटी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये तीन एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि अगर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अगर हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो पीजेंट होता है, फार्मर होता है, कल्टिवेटर होता है, ये सारे जो मीन होता है वो होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। दूसरी तरफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके की प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें तो वो स्लेव बेस्ड सोसाइटी हो सकता है या फिर फ्यूडल सोसाइटी हो सकता है ना। तो इसको हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एट ए डिफरेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, डिफरेंट टाइम ऑफ हिस्ट्री, द मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज्ड। और इसी मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेसिस करके उन्होंने अपने जो क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है उनको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके की रिलेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ इनएनिमेट मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स यूज किया जाता है और पीपल्स लोग उस पर काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स जो था, एनिमल्स हैड ऑल्सो बीन यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एनिमल्स को भी उन्होंने थिंग्स के अंदर रखा। तो देयर वॉज ए रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन इज नॉट इन इशू हेयर। लेकिन दूसरा जो है रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, दिस हैज रिमेन द मेन रीजन फॉर द क्लास स्ट्रगल। और कोई भी समाज में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है वो इस वजह से होता है कि इंसान, एक दूसरे इंसान के बीच में रिलेशन कैसा है। और अब जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं उसको हम इसी तीनों चीजों के ऊपर बेसिस करके डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हिस्ट्री अकॉर्डिंग, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने हीगल के आइडिया से लिया था। कि हीगल ने क्या कहा था कि हिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना। तो ये मार्क्स भी यही कहता है कि इट इज द चेंज इन द सोसाइटी। लेकिन जहां पे कंट्रडिक्शन होता है वो वहां पे ये है कि हीगल कहता है कि आइडिया के बेसिस पे समाज में बदलाव आया, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि नहीं, मटेरियल इंटरेस्ट के बेसिस पे समाज में बदलाव आया। और मार्क्स ने इतिहास को इस चार पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक एज। तो इस एज को वो एज माना जा सकता है जब when the people used to live in a tribal society and the people used to live in forest। तो देखिए कोई भी हिस्टोरिकल स्टेज हो उसके ये तीन एस्पेक्ट है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस टाइम पे क्या था, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या था। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में मैं बता दूं, द ओनली रिलेशन दैट इज हियर इन इशू इज मैन एंड मैन, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, नॉट बिटवीन मैन एंड थिंग। तो प्री हिस्टोरिक एज में, मतलब ट्राइबल सोसाइटी में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था टूल्स। वो लोग स्टोन टूल्स यूज करते थे, है ना। दे वर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट वाज द मोड ऑफ प्रोडक्शन? हंटिंग एंड गैदरिंग। So they used to go for hunting and food gathering, and that was their mode of production. And the relation between man and man was equality. क्योंकि देखिए ट्राइबल समाज में क्या होता है, देयर इज ए सेंस ऑफ इक्वालिटी। वहां पे कोई भी अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं होता है। तो इस चीज को उन्होंने कहा प्रिमिटिव कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब ये हो गया कि
जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, चाहे वो हंटिंग करके हो या फूड गैदरिंग करके हो, जो भी उनके पास आया, दैट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। वो किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन जाता है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दिस फेज इज कॉल्ड टू बी द प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो क्लास, द पीपल वेर इक्वल। फिर समाज में बदलाव आया, जो एंशियंट फेज हम इतिहास में जानते हैं उसको मार्क्स ने कहा स्लेव बेस्ड सोसाइटी। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, मेनली द स्लेव्स वेर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ये हो गया एग्रीकल्चर। अब लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चालू कर दिया था और इसी एग्रीकल्चर में एज ए लेबर स्लेव को यूज किया जाता था। अब देखिए द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन चेंज्ड। यहाँ पे अब दो क्लास की जनरेट हुआ, एक क्लास हुआ मास्टर क्लास, दूसरा स्लेव। अब देखिए ये जो मास्टर क्लास है, दे आर द डोमिनेंट क्लास, वेयर एज द स्लेव क्लास इज द सप्रेस्ड क्लास और एक्सप्लॉइटेड क्लास, ठीक है ना। तो मार्क्स ने हमेशा ये कहा है कि द सोसाइटी इज ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लास, दैट इज द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जब तक प्रिमिटिव कम्युनिज्म था तब तक तो ये क्लास डिवीजन था नहीं, लेकिन अब क्लास डिवीजन आ गया है। मास्टर हु इज द हैव क्लास, हु इज माइनॉरिटी बट डोमिनेंट, whereas the slaves are the majority but exploited। तो स्लेव को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मास्टर क्लास फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। फिर समाज में बदलाव आया, इतिहास भी बदला। जो मीडिएवल पीरियड हम कहते हैं उसको उन्होंने कहा, मार्क्स ने कहा सर्फ बेस्ड सोसाइटी या फ्यूडल सोसाइटी। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया सर्फ्स, और दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू बी द पीजेंट। यहाँ पे भी देखिए द मोड ऑफ प्रोडक्शन वाज एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि रिलेशन में जो चेंज आया, once again two class emerged, that is the lord, the feudal lord, and the serf, that is the peasant। फिर से the lords were the dominant class and the serfs were the exploited class, है ना। फिर मॉडर्न टाइम पीरियड आया मेडिएवल से चेंज होकर के। इस टाइम पीरियड में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहा, दे वर द वर्कर्स को फैक्ट्री में यूज किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एंड वंस अगेन द रिलेशन चेंज्ड बट द बेसिक थीम रिमेन सेम कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास की जनरेशन हुआ। कैपिटलिस्ट क्लास को मार्क्स ने कहा बुर्जुआ क्लास, और जो वर्कर क्लास थे उनको उन्होंने कहा प्रोलेटेरिएट क्लास। फिर से द कैपिटलिस्ट क्लास वाज द डोमिनेंट क्लास एंड द वर्कर क्लास वाज द एक्सप्लॉइटेड क्लास। इनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, मतलब कि जो कैपिटलिस्ट क्लास थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। फिर से द नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट वाज मच मोर लेसर देन द नंबर ऑफ वर्कर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर द वर्कर्स। लेकिन फिर भी क्योंकि कैपिटलिस्ट के जो होल्ड है, वो जो डोमिनेंस है, उसके वजह से वर्कर के ऊपर वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। अब देखिए मार्क्स ने ये कहा कि जो उन्होंने थ्योरी दिया था कि समाज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में ये कहा कि इकोनॉमी से ही सुपर स्ट्रक्चर हमेशा कंट्रोल होता है। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट क्लास है उन्होंने हमेशा मोड ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने हमेशा से कंट्रोल किया है। देखिए जब मोड ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर रहा है। इन अ मेडिएवल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, जो लॉर्ड क्लास है उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, सर्फ को पीजेंट को कंट्रोल कर रहा है। फिर से यहाँ पे भी देखिए मास्टर क्लास जो है वो स्लेव्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी डोमिनेंट सेक्शन होता है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, तब भी जाकर के वो डोमिनेंट क्लास हो पाते हैं। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस करके सुपर स्ट्रक्चर बनता है, और सुपर स्ट्रक्चर में जो मेन एलिमेंट होता है स्टेट, रिलीजियन, ठीक है ना, दे आर यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। देखिए स्टेट का एग्जिस्टेंस ही होता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट की एग्जिस्टेंस होता है डोमिनेंट क्लास को सपोर्ट करने के लिए। जैसे देखिए इन एन एंशिएंट सोसाइटी द स्टेट यूज्ड टू सपोर्ट द मास्टर इन डोमिनेटिंग ओवर द स्लेव्स। In feudal society, the state used to support the feudal lord, to dominate over the peasant, the serf. And once again, in modern society, the state support the capitalist to dominate over the workers. और religion को use किया जाता है इसी purpose में, ठीक है ना।
तो रिलीजन के लिए मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन जनरेट्स इल्यूजन, ठीक है ना। तो ये सारा चीज सुपर स्ट्रक्चर जो है, इस चीजों को मार्क्स ने हमेशा इल्यूजन की तरह ही माना है कि ही सेड रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो ये सुपर स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है जो एक एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसके ऊपर डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो दो क्लास की जनरेशन हो रहा है और दोनों क्लास के अंदर एक देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसी के बेसिस पे क्या बनता है, इसी के बेसिस पे बनता है क्लास स्ट्रगल। यहीं पे क्लास स्ट्रगल में उन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल तो बहुत पहले से बना हुआ है। द क्लास स्ट्रगल इज बिटवीन द हैव क्लास एंड हैव नॉट क्लास। जो हैव नॉट क्लास है वो उसका नंबर काफी ज्यादा है हैव क्लास से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा से बना हुआ था, लेकिन फिर भी कभी रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ? रिवोल्ट हुआ भी तो वो कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि क्लास कॉन्शियसनेस नहीं था। यहीं पे उनका बीइंग और सोशल बीइंग का ये थ्योरी आ जाता है। देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या कहा, मार्क्स ने कहा कि मैन बाय नेचर इज वेरी सेल्फलेस, बेनेवोलेंट एंड इनोवेटिव, क्रिएटिव। लेकिन वो समाज के इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के अंदर आ करके वो अपने नेचर चेंज होता है, उनका नेचर चेंज हो जाता है और फिर वो सोशल बीइंग बन जाता है। जब इंसान सोशल बीइंग बन जाता है तो उनके अंदर वो बेनेवोलेंस नहीं रहता है, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं रहता है। वो समाज जिस रास्ते में जो रास्ता दिखाया गया है उसी रास्ते पे वो चलता है और वो सेल्फिश बन जाता है, वो नॉन क्रिएटिव बन जाता है, वो मैकेनिकल बन जाता है। तो तब वो सोशल बीइंग बन जाता है। और वो सोशल बीइंग बनने का रीजन क्या है? क्योंकि ये क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, इल्यूजन बना हुआ है। और ये इल्यूजन कौन बना रहा है? इल्यूजन बना रहा है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर की जो एलिमेंट है जैसे स्टेट, एजुकेशन, रिलीजियन, इसको यूज करते हुए इल्यूजन बनाया गया है। लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि यही सही है, तो लोग भी उसी तरीके से अपने आप को बना लिया है। तो मार्क्स कहते हैं कि कभी ना कभी ये क्लास कॉन्शियसनेस बनेगा, क्लास कॉन्शियसनेस बनेगा। और जब क्लास कॉन्शियसनेस बनेगा तो क्लास पोलराइजेशन होगा। तो देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो ओनर होता है फैक्ट्री के, वो तो सारा वो प्रॉफिट वो कमा रहा है, लेकिन फैक्ट्री के जो वर्कर्स है उनको वेज तो मिलता है, लेकिन जो प्रॉफिट का जो एक्चुअल प्रोडक्शन वो लोग कर रहा है वो उसका प्रॉफिट उनको, उनका फायदा उनको नहीं मिल पाता, उनको बस फिक्स सैलरी या वेज मिल जाता है। लेकिन ये जो वास्ट नंबर ऑफ वर्कर्स है उनको कंट्रोल किया जाता है मैनेजर के थ्रू, ठीक है, मैनेजर के थ्रू। लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि आफ्टर ऑल ये मैनेजर भी एक वर्कर ही है, क्योंकि मैनेजर को भी सैलरी ही मिलता है, वेज ही मिलता है ना। तो मैनेजर को अभी ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो भी एक वर्कर है। तो क्योंकि ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो मैनेजर को लगता है कि उनका इंटरेस्ट और जो वर्कर्स है, जो लेबर है, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है। लेकिन ऐसा है नहीं, उनके एक्चुअली दोनों का इंटरेस्ट सेम है। सो देयर व्हेन द क्लास कॉन्शियसनेस विल टेक प्लेस, तो देयर विल बी पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन होगा तो कैपिटलिस्ट क्लास एक तरफ और सारे वर्कर क्लास दूसरे तरफ, और तब जाकर के होगा क्लास स्ट्रगल। अब देखिए ये जो बीइंग से सोशल बीइंग बनने का मतलब कि बीइंग है ह्यूमन बीइंग, लेकिन सोशल बीइंग वो जो बन जाता है, अपने आप की जो आइडेंटिटी है, अपने आप की जो ओरिजिनलिटी है, वो लूज कर जाता है। इसका रीजन क्या है? इसी के बेसिस पे मार्क्स ने एक थ्योरी दिया था। विद दिस थ्योरी दिस कैन बी एक्सप्लेन इज द थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो मार्क्स ये कहते हैं कि एलियनेशन के ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने हीगल से लिया था। हीगल का भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन था, आइडिया, लेकिन मार्क्स का थ्योरी थोड़ा सा अलग है। अब देखिए एलियनेशन का क्या मतलब होता है? एलियनेशन का मतलब सेग्रीगेशन, सेपरेशन, है ना। तो मार्क्स कहते हैं कि इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी दिस एलियनेशन टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेज इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। पहले क्या था? इंसान क्रिएटिव था, इंसान जो भी बनाता था वो उसका मतलब कि क्रिएटिविटी या इनोवेशन का एक रिजल्ट था। तो इंसान ने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसके प्रति उनका एक अटैचमेंट था, उनके प्रति उनका एक लगाव था। लेकिन एक कैपिटलिस्ट इन एन इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, लोग बनाता चला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करता चला जा रहा है, और वो भी स्पेशलाइजेशन। कोई एक आदमी मतलब कि कुछ भी बना रहा है, उसको पता है कि वो उसका प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो कैपिटलिस्ट है वो कैपिटलिस्ट का प्रॉपर्टी है। तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता है। इवन इन अ फ्यूडल सोसाइटी देखिए, इवन इन अ फ्यूडल सोसाइटी एटलीस्ट द पीजेंट हैड a right over the product of the office labor। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो भी नहीं है ना। तो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो, उससे उनको अटैचमेंट हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, और उनसे एलियनेशन होता है।
फिर आता है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस। देखिए जो इनोवेशन है, जो क्रिएशन है, क्रिएशन की जो प्रोसेस है उससे भी लोगों को लगाव होना चाहिए, तब भी जाकर के वो अच्छे चीज क्रिएट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एन इंडस्ट्री वन पर्सन डूज ओनली वन थिंग। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई एक नट टाइट कर रहा है, वो दिन भर वो नट ही किया जा रहा है, नट बोल्ट ही टाइट किया जा रहा है, उसके पास उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, वो दिन भर वही करता जा रहा है। उससे वो एक्सपर्ट, उस काम में वो एक्सपर्ट तो बन जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहता है ना, तो प्रोसेस से भी वो एलियनेट हो जाता है। फिर तीसरा स्टेज आता है, दैट इज एलियनेशन फ्रॉम द फेलो को वर्कर्स एंड द सोसाइटी। देखिए समाज में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में वो सिर्फ यही बात करता है, कब उनका वेज बढ़ेगा, कब उनका कैसे उनका काम होगा, यही सारे बातें होती है। तो समाज में जो बाकी बातें होनी चाहिए वो कर नहीं पाता है, दिन भर वो उसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहता है और उसी में वो उलझा रहता है। तो अपने जो को वर्कर्स है उनके प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं होता है, उनके से भी वो डिटैच हो जाता है, समाज से वो अलग हो जाता है, तो अपने सराउंडिंग से भी वो एलियनेट हो जाता है। और फिर बाद में चल के फोर्थ स्टेज में, फाइनल स्टेज में, एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, वो अपने आप की आइडेंटिटी, अपने ओरिजिनलिटी वो खो देता है। अपने आप ओरिजिनलिटी जब खो देता है तो वो यहाँ पे देखिए, वो फिर अपने बीइंग, खुद के ओरिजिनल नहीं रहता है, वो सोशल बीइंग बन जाता है, ठीक है। और इसी सोशल बीइंग बनने के वजह से उनके क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं हो पाता है। लेकिन एक स्टेज आएगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सबसे ज्यादा ये एलियनेशन है, इसीलिए ये कैपिटलिज्म के बाद ही सबसे मतलब कि क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट होगा। और उसी के बाद मार्क्स ने कहा था, एक प्रोफेसी दिया था मार्क्स ने, उन्होंने कहा था इन अ पोस्ट मॉडर्न फेज, मतलब इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर समाज में बदलाव आएगा थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। अब यहीं पे आ जाता है फिर उनका रेवोल्यूशन का थ्योरी। तो वो ये कहते हैं कि जब क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट हो जाएगा तो रेवोल्यूशन होगा, और दैट विल बी अ वायलेंट रेवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे किसी भी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। और ये रेवोल्यूशन कौन ऑर्गेनाइज करेगा, द वर्कर्स, बिकॉज वर्कर्स आर द मोस्ट एलियनेटेड एंड दैट एलियनेशन टेक्स प्लेस मैक्सिमम इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जब रेवोल्यूशन होगा तो एक इंटरमीडिएट फेज आएगा, द सोशलिज्म। इसी फेज को कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो जो प्रोलेटेरिएट है, मतलब कि वर्कर्स जो है, वो सब सारे प्रोडक्शन प्रोसेस या ये जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर वो कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगा, तो इसीलिए उसको कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। नाउ दिस इज अ इंटरमीडिएट स्टेज, है ना, दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। पहले क्या था कि सबको वेज मिलेगा, लेकिन अब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू, मतलब लोग, द पीपल विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड पीपल विल अर्न अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। This is the phase of socialism, but this is also an intermediate phase. Finally आएगा the phase of communism, and that is when the society, the history will end. That is the ultimate objective of Marxism. तो यहाँ पे the people will work according to their ability, but people will get according to their need. तो जब नीड के बेसिस पे प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहां पे तब कोई क्लास नहीं रहेगा। द सोसाइटी विल इमर्ज एज क्लासलेस सोसाइटी। और जब कोई क्लास की एग्जिस्टेंस नहीं है तो स्टेट की भी कोई जरूरत नहीं है, तो देयर विल इमर्ज स्टेटलेस सोसाइटी। तो मार्क्स के थ्योरी पे यही कहा गया कि मार्क्स टॉक्ड अबाउट क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, है ना। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि स्टेट का क्या काम होता है, स्टेट का काम होता है सुपर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, है ना, डोमिनेंट जो क्लास है उसको सपोर्ट करना। अब कोई क्लास ही नहीं है, कोई डोमिनेंट क्लास ही नहीं है, तो स्टेट की जरूरत ही कुछ नहीं है। तो स्टेट की जरूरत नहीं है तो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, एंड देयर विल बी ट्रू लिबर्टी, देयर विल बी ट्रू हार्मोनी एंड पीस। दिस इज व्हाट मार्क्स कॉल्ड द पॉलिटिकल लिबर्टी। अभी भी जो भी लिबर्टी बना हुआ है, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लिबर्टी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मार्क्स, दैट इज एन इल्यूजन। वो एक्चुअल लिबर्टी, एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। एक्चुअल फ्रीडम लोगों का तब होगा जब कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश होगा। सो दिस इज ऑल एवरीथिंग अबाउट मार्क्सिज्म। थैंक यू।